ठंड में एक कमरे में पूरा ससुराल। सर्दियों का मौसम था। सुबह सुबह कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। मिताली अपने घर के बाहर बैठी अपने पुराने स्कार्फ से ठंड से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो खामोश थी, पर उसकी आंखों में बहुत से सपने थे। हे भगवान, बस इतना कर देना कि शादी के बाद मेरा अपना एक कमरा हो। मैं उसे अपने हाथों से सजाऊंगी, दीवारों पर रंग भरूंगी, एक छोटा सा आईना होगा और खिड़की से धूप आएगी। मिताली गरीब परिवार की लड़की थी। पिता मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर में सिर्फ एक ही कमरा था, उसी में रसोई, सोने की जगह और कपड़े रखने का कोना भी था। पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी क्योंकि माँ ने बोला था, बिटिया पढ़ लिख के क्या करेगी, अब तेरी उम्र हो गई है, हमें तेरे लिए कोई अच्छा लड़का देखना है। माँ, अच्छा लड़का ढूंढ लो, पर बस ये ध्यान रखना कि ससुराल में एक कमरा मेरा जरूर हो। अरे बिटिया, आजकल एक कमरा मिलना भी नसीब वालों को होता है। अमीरों के पास तो 4-4 कमरे हैं, पर हम तो गरीब है ना, तो भगवान जैसा चाहे वैसा करेगा। दिन गुजरते हैं। पंडित जी ने पड़ोस के गांव में एक रिश्ता बताया। रामलाल का बेटा गोपाल, जो मेहनती था पर हालत बहुत गरीब थी। हरिराम ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, चलो कमाई भले कम हो पर लड़का सच्चा है, घर संभाल लेगा। हाँ, गरीब सही पर लड़की अच्छे घर जाएगी तो अपना नसीब खुद बना लेगी। शादी तय हो गई। सादे तरीके से मंडप सजा, ढोलक की थाप पर औरतें गा रही थी। अरे रे, मिताली चली ससुराल लेके अपना भाग्य साथ। मिताली ने लाल साड़ी पहनी थी। माँ ने बड़ी मुश्किल से किसी से उधार लेकर खरीदी थी। वो सच संवर कर जब मंडप में पहुंचती है तो सबकी नजरें उस पर ठहर जाती है। इतनी ठंड में भी तुम एकदम धूप जैसी लग रही हो। बस अब दुआ करिए कि ठंड में मेरा ससुराल गर्म जोशी से भरा हो। शादी के बाद जब बारात वापस लौटती है तो मिताली ने पहली बार अपने नए घर की झलक देखी। छोटा सा मिट्टी का घर, एक कमरा, टूटी खिड़की और छप्पर पर भूसे का सहारा। उसका दिल धक से रह गया। हे भगवान, मैं तो अपने कमरे का सपना लेकर आई थी और यहाँ तो पूरा घर ही एक कमरे में समाया हुआ है। अरे नई बहू आ गई। अम्मा देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। भाभी जरा देखो तो साड़ी के नीचे पैर में चप्पल तक नहीं है। हमारे घर की हालत देखकर पता नहीं क्या सोचेंगी। बेटिया घूंघट उठा ले, यहाँ सब अपने हैं। मिताली ने धीरे से घूंघट उठाया। सामने सास ससुर और जेठानी खड़े थे। पीछे नंद रीना मुस्कुरा रही थी, पर उसकी नजरें पूरे कमरे पर घूम गई। एक तरफ चूल्हा, एक कोने में चारपाई, दूसरी तरफ लकड़ी और बर्तन। कमरे के बीच में ही सबका जीवन था। यही है मेरा नया संसार, यही है मेरा एक कमरे का ससुराल। शाम को सास रामवती ने अपने पति रामलाल से कहा, देखो जी, घर में जगह नहीं है, नई बहू को कुछ जगह चाहिए। हम दोनों बाहर बरामदे में सो जाते हैं आज की रात। हाँ, नहीं है बहू, थोड़ी शर्म भी होगी, चलो बाहर सो जाते हैं। मैंने बीच में पर्दा लगा दिया है मिताली, एक तरफ तुम दोनों रहना, दूसरी तरफ हम और बच्चे। गोपाल चुपचाप बैठा था। उसे पता था कि मिताली के मन में बहुत कुछ चल रहा है। रात गहराने लगी और ठंड बढ़ती गई। मिताली, मैं जानता हूँ तुम निराश हो, पर वक्त सब बदल देगा। हमारे पास पैसा नहीं है, पर दिल साफ है। मैं जानती हूँ गोपाल, बस थोड़ी आदत डालनी होगी इस एक कमरे की दुनिया में। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। इतनी रात को कौन? शायद अम्मा बाबूजी होंगे। दरवाजा खोला तो सामने रामवती जमीन पर गिरी पड़ी थी। अम्मा, अरे अम्मा जी, क्या हुआ? बाबूजी जल्दी आइए। ठंड से कांपते हुए रामलाल भी अंदर आ गए। दोनों के हाथ पैर सुन्न थे। जेठानी किरण ने तुरंत चूल्हे में लकड़ियां डाली। भाभी जल्दी कुछ गर्म पानी रखो, अम्मा के हाथ बर्फ जैसे हो रहे हैं। हाँ, मैं रखती हूँ। मिताली ने पहली बार ससुर के दर्द को अपने दिल से महसूस किया। वो सारा गम भूल गई और कमरे की कमी, टूटी दीवारें, सब कुछ उसने इग्नोर कर दिया। मैं इस परिवार को संभाल लूंगी। मुझे भगवान ने यहाँ किसी वजह से भेजा है। रात कट गई। सुबह की धूप जब खिड़की के टूटे हुए हिस्से से अंदर आती है तो उस एक कमरे में फिर से जीवन लौट आया। अम्मा बाबूजी की तबीयत कुछ संभली। जेठानी ने हंसते हुए कहा, नई बहू ने आते ही अपनापन दिखाकर चमत्कार कर दिया। सही कहा भाभी, अब तो घर में गर्माहट है, चाहे कंबल फटा हो। गर्माहट तो दिलों से आती है जेठानी जी।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मिताली अब धीरे धीरे ससुराल की तकलीफों में घुलने लगी। वो कभी रीना के साथ कपड़े धोती, तो कभी किरण के साथ सब्जी काटती, तो कभी अम्मा के पांव दबाती। गांव की औरतें जब उसके घर आती तो कहती, अरे मिताली, तेरे मायके में तो गरीबी थी, ससुराल में भी वही हाल। गरीबी में भी सुकून ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ दीदी। अब तो ये एक कमरा ही मेरा पूरा संसार है। सर्दी अब अपने पूरे जोरों शोरों पर थी। सूरज जैसे छुट्टी पर चला गया। दिन में भी धुंध ऐसी लग रही थी जैसे हाथ को हाथ न सूझे। रामलाल का घर, वही एक कमरे का घर, अब ठंड से कांपता हुआ लग रहा था। चारों ओर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई अदृश्य बर्फ की नदी जम रही हो। भूसे की छत से सीली बूंदें टपकती है और टूटी हुई खिड़की से ठंडी बयार सीधे चारपाई तक घुसती है। अरे गोपाल, लगता है ये ठंड तो हड्डियां तोड़ देंगी। ये फटा कंबल अब ठंडी हवा से नहीं बचा सकता। हाँ, लगता है ऊपर वाला भी इस बार खूब हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारी मजबूती का। भाभी देखो ना, चीकू का हाथ बर्फ हो गया है। वो तो कांपता जा रहा है। ओह, जल्दी से आग जलाओ। थोड़ा सूखा लकड़ी है क्या? लकड़ी खत्म हो गई बिटिया। कल बाजार जाना था लेकिन पैसे नहीं बचे। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ पड़ोसी के यहाँ से कुछ मिले तो ले आऊंगा। रामलाल बाहर निकलते हैं लेकिन कोहरे में रास्ता तक दिखाई नहीं देता। पैर कीचड़ में धंसते जाते हैं और हाथ सुन्न हो चुके थे। वो किसी तरह से पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंचते हैं। ओ भोला, अरे थोड़ी लकड़ी मिल जाती तो भगवान तेरा भला करता। रामलाल, अपने पास भी तो 2 लकड़ी बची है, बच्चों को ठंड लग जाएगी, माफ करना भाई। थके कदमों से वो लौट आते हैं। अंदर सबकी हालत खराब थी। कमरे में इतनी ठंड थी कि सांस लेते ही धुआं सा निकलता था। बाबूजी, कुछ मिला? नहीं बिटिया, आज तो जैसे सबके घर में ठंड ने डेरा डाल दिया हो। अब क्या करें? बहुत ठंड लग रही है। अभी तो भगवान ही सहारा है। गरीबी में ठंड सबसे बड़ी परीक्षा होती है। न हीटर होता है, न गद्दे, न ऊनी स्वेटर, बस उम्मीद का अलाव जलता है। अम्मा, ये कमरा तो जेल जैसा लगने लगा है। एक तरफ बर्तन, दूसरी तरफ बिस्तर और बीच में हम सब। और मैं तो सोच रही हूँ इतने सारे लोगों को सहकर और इतनी ठंड में कि अगर ये कमरा बोल सकता तो खुद बाहर भाग जाता। सभी थोड़ी देर हंस पड़ते हैं। ठंड में भी हंसी थोड़ी गर्मी दे रही थी। रात गहराती है और हवा तेज हो जाती है। छप्पर की एक लकड़ी ढीली हुई और फिर धम से गिर जाती है। छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। सभी लोग चीख उठे। अरे, ऊपर से मिट्टी गिर रही है। सब पीछे हटो, चीकू को बचाओ। हे भगवान, अब तो छत ही टूट गई है। भूसे की छत का आधा हिस्सा ढह गया था। सर्द हवा धीरे धीरे अंदर घुस गई थी। बर्तन गिरे, मिट्टी फैल गई और बच्चों के रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वो रात शायद उनके जीवन की सबसे लंबी रात थी। कोई भी सो नहीं पाया। सबने बाहर का रुख किया, सड़क किनारे ठंड में बिना छत के। हमारा घर, वो एक कमरा भी चला गया। हिम्मत रखो मिताली, जब तक हम साथ हैं घर फिर बन जाएगा। पर कहाँ रहेंगे अभी? बच्चे कांप रहे हैं। अम्मा बाबूजी को भी सर्दी लग रही है। कोई मंदिर के चौबारे में चलो, वहाँ कुछ देर बैठ लेते हैं। सब मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। मिताली ने अपने आंचल से छोटे चीकू को ढक लिया जो बुखार से तप रहा था। गोपाल, चीकू का शरीर जल रहा है। अरे भगवान, अब क्या करूं मैं? पैसे तो नहीं है डॉक्टर के लिए। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मिताली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पास में एक पुराना गोदाम था, आधा टूटा हुआ, पर अंदर सूखी लकड़ियां और बोरियां पड़ी थी। वो दौड़कर वहां पहुंची। अरे, यही तो चाहिए था। वो लकड़ियां और बोरी के टुकड़े खींच खींच कर बाहर ले आती है। भाभी, तुम क्या कर रही हो? हमारे घर की छत फिर से बनाएंगे, चाहे टेम्पररी ही सही। पर ठंड में कैसे? देखो गोपाल, अगर हम अब नहीं करेंगे तो कल तक सब बीमार पड़ जाएंगे। चलो, सब मिलकर लगते हैं। पूरा परिवार जुट गया। किसी ने लकड़ी थामी, किसी ने बोरियां टांगी, किसी ने मिट्टी की लेप लगाई। धीरे धीरे एक छोटी झोपड़ी तैयार हो गई। बिटिया, तूने तो नया घर ही खड़ा कर दिया बेटा। नहीं बाबूजी, ये बस उम्मीद का घर है। ठंड चाहे जितनी हो, जब दिल गर्म हो तो दीवारें खुद मजबूत बन जाती है। उस दिन के बाद से परिवार के हर सदस्य ने ठान लिया कि अब ऐसी हालत दोबारा नहीं आने देंगे। गरीबी से लड़ने का फैसला सबने मिलकर किया।
घर बनवाने के लिए पैसा जुटाना ही पड़ेगा। मैं अब से रोज ठेला लगाऊंगा, सर्दी की मूंगफली भी बेचूंगा। मैं घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचूंगी बेटा। मैं दिन में मजदूरी करूंगा और रात में नाइट शिफ्ट दोनों कर लूंगा। और मैं और किरण जेठानी जी सिलाई बुनाई शुरू करेंगे। गांव की औरतों के लिए स्वेटर बनाएंगे और मैं बच्चों को पढ़ाया करूंगी, ताकि हमें आने वाले वक्त में कोई कहे नहीं कि गरीबों का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। सबने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली और काम में निकल गए। दिन महीनों में बदले और थोड़ी थोड़ी कमाई जुड़ने लगी। मिताली और किरण अपनी सिलाई मशीन से कुछ ऑर्डर लेना शुरू कर देती हैं। गांव की औरतें कहती हैं, अरे मिताली, तेरे हाथ की बुनाई में तो जैसे गर्मी बस जाती है। वो इसलिए दीदी, क्योंकि हम ठंड झेल चुके हैं। देखा, अब तेरी मेहनत का फल मिलने लगा है। सबका साथ हो तो ठंड भी नहीं रोक सकती किसी को आगे बढ़ने से। 6 महीने बीत गए। गांव की गलियों में एक दिन आवाज गूंजी। मजदूर ईंटें रख रहे थे, दीवारें उठ रही थीं और रामलाल का घर अब 3 कमरे का बनने जा रहा था। अब तो तुम्हारा सपना पूरा हुआ, 3 कमरे। हाँ जेठानी जी, बचपन में चाहा था बस 1 कमरा, पर भगवान ने तो 3 दे दिए। बिटिया, तेरी सेवा और तेरे कर्मों का फल है ये सब। अब किसी को बाहर ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। अब तो मैं अपना अलग कमरा चाहती हूँ भाभी। लेकिन कमरे जितने बड़े हैं, प्यार भी उतना ही बढ़ना चाहिए। सर्दी फिर आई, पर इस बार उस घर में कांपते हुए लोग नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए चेहरे थे। दीवारों पर अब ठंड नहीं चढ़ती थी, बल्कि मेहनत की गर्मी उतरती थी और मिताली के दिल में संतोष था। जिस 1 कमरे का सपना देखा था, वो अब पूरे ससुराल का गर्व बन गया है। बड़े बंगले की छोटी बहू रानी। मुंबई के पॉश इलाके में एक बहुत बड़ा बंगला खड़ा था। उस बंगले का मालिक था धनंजय मेहता, शहर का नामी गिरामी व्यापारी। धनंजय की इकलौती बेटी रिद्धिमा का दिल गरीबों के लिए हमेशा धड़कता था। दीदी, भूख लगी है। रिद्धिमा का दिल पसीज गया। उसने अपने बैग से चॉकलेट निकाली और बच्ची की हथेली पर रख दिया। ये देखकर धनंजय भड़क पड़े। रिद्धिमा, कितनी बार कहा है तुझे कि इन भिखारियों को कुछ मत दिया कर। ये सब आलसी होते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भीख मांगते हैं। पापा, अगर ये बच्ची इतनी छोटी उम्र में भीख मांग रही है तो शायद मजबूरी होगी। कोई मजे के लिए भूखा थोड़े ही रहता है। लेकिन रिद्धिमा ने चुपचाप उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। यही फर्क था धनंजय और रिद्धिमा में। पिता को गरीब लोग नालायक लगते थे, जबकि बेटी उन्हें ईश्वर का रूप मानती थी। ये लड़की मेरे खानदान की शान मिट्टी में मिला देगी। अमीर की बेटी होकर भी हरदम नौकरों और गरीबों से मन लगाती है। पर यही तो उसकी खूबसूरती है। रिद्धिमा का दिल सोने जैसा है। समय बीता। आखिरकार जब रिद्धिमा शादी की उम्र को पहुंची तो धनंजय ने उसकी शादी शहर के सबसे बड़े उद्योगपति रघुनाथ मेहता के बेटे आदर्श मेहता से तय कर दी। रघुनाथ का परिवार भी अमीरी में किसी से कम नहीं था। उनके पास भी आलीशान बंगला, कई कंपनीज, गाड़ियां और नौकरों की फौज थी। लेकिन जितना बड़ा उनका कारोबार था, उतना ही छोटा उनका दिल। रघुनाथ मेहता गरीबों से नफरत करता था। उसके लिए मजदूर, नौकर, काम करने वाले लोग सिर्फ पैसे कमाने का साधन थे। उसकी नजर में गरीब लोग पैर की जूती से ज्यादा कुछ नहीं थे। शादी धूमधाम से हुई। लाखों के कपड़े, करोड़ों के गहने, 5 सितारा होटल में रिसेप्शन, सब कुछ भव्य। दोनों परिवारों ने अपने अपने ठाट बाट दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ससुराल का पहला दिन। बहू, आज तेरे हाथ का पहला नाश्ता होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ बावर्ची है, वही बना देंगे। माँ जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं खुद ही रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाना चाहूंगी। ये सुनकर जेठानी सलोनी हंस पड़ी। ओह, अमीर खानदान की बहू और खुद रसोई में, वाह, ये तो कमाल हो गया। माँ जी, खाना बनाने में कौन सी शर्म की बात है, असली मजा तो अपने हाथ से बनाने में है। सभी लोग चुप हो गए, पर सलोनी के चेहरे पर खीज साफ दिख रही थी। धीरे धीरे रिद्धिमा ने घर के हर नौकर से दोस्ती कर ली। रामू बावर्ची से वो नई नई रेसिपी सीखती। मोहन ड्राइवर को ठंडी बोतल पानी की देती। गणेश माली से बगीचों में फूलों के बारे में पूछती। यहाँ तक कि श्याम चौकीदार से भी रोज राम राम करके मुस्कुराती। रिद्धिमा ने देखा कि नौकरानी कमली भारी बाल्टी उठाकर जा रही है। वो तुरंत दौड़कर बोली, कमली दीदी, इसे रख दो, मैं उठा देती हूँ। नाना बहू जी, आप कैसे उठा सकती हैं? ये तो हमारा काम है।
काम बांटकर किया जाए तो सब आसान हो जाता है। ये देखकर सास मंदाकिनी कमरे से बाहर आई और नाराज होकर बोली, रिद्धिमा, बहू होकर तू नौकरों के काम करेगी? ये तेरी शान के खिलाफ है। माँ जी, शान काम करने से नहीं घटती, बल्कि इज्जत बढ़ती है। मंदाकिनी गुस्से में अंदर चली गई। रिद्धिमा के इस परिवार से घर के सभी अमीर सदस्य परेशान थे। रिद्धिमा, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? अरे नौकरों के साथ इतना घुल मिलकर मत रहा करो यार, वो हमारे नौकर हैं, दोस्त नहीं है। आदर्श, इंसानियत में अमीर गरीब का फर्क नहीं होता, वो भी इंसान है। लेकिन इस तरह तुम घर की इज्जत गिरा रही हो। इज्जत दूसरों को सम्मान देने से मिलती है आदर्श। धीरे धीरे बंगले के हर नौकर के दिल में रिद्धिमा ने अपनी जगह बना ली। अरे हमारी छोटी बहू तो देवी है, देवी। पहली बार कोई मालिक हमसे ऐसे बोलता है जैसे इंसान से बात कर रहा हो। सच कहे तो रामू, छोटी बहू तो हम गरीबों की रानी है। और इसी तरह से नौकर चाकरों के बीच रिद्धिमा का नाम पड़ा बड़े बंगले की छोटी बहू रानी। लेकिन घर के लोग रघुनाथ, मंदाकिनी, सलोनी और राजन सभी असहज थे। देखना माँ जी, ये नई बहू एक दिन नौकरों को सिर पर चढ़ा देगी, हमें ही अपना नौकर बना डालेगी। हाँ, मुझे भी डर है, कहीं इसकी ये आदत हमें समाज में शर्मिंदा ना कर दे। अभी नया नया है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसे समझाना होगा कि अमीर और गरीब का फर्क भूलना नहीं चाहिए हमें। रिद्धिमा शादी के बाद जब भी अपने ससुराल वालों से बात करती तो उसे अक्सर यही सुनने को मिलता कि हमारा असली गर्व हमारी फैक्ट्रियां हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर फैक्ट्री का हाल देखेगी। आदर्श, मैं फैक्ट्री जाना चाहती हूँ, मुझे देखना है कि वहाँ सब कैसे काम करते हैं। फैक्ट्री? वहां क्यों? वो जगह औरतों के लिए नहीं है। अगर घर मेरा है तो फैक्ट्री भी मेरा ही हिस्सा है, मुझे अपने लोगों से मिलना है। फैक्ट्री पहुंचते ही रिद्धिमा ने देखा कि चारों ओर मशीनों की घड़घड़ाहट और पसीने से तरबतर मजदूर, कोई बोरे उठा रहा था तो कोई कपड़े के रोल खींच रहा था, कोई मशीन पर झुका हुआ काम कर रहा था। रिद्धिमा की नजर एक बूढ़े काका पर पड़ी। उम्र लगभग 60 के पार, शरीर कमजोर, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन कंधों पर भारी बोरा उठाए हुए। काका लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। तभी अचानक उनका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़े। बोरा भी नीचे गिरकर खुल गया और माल चारों ओर बिखर गया। ये देखते ही रिद्धिमा का जेठ राजन वहां पहुंच गया। अरे बूढ़े, आंखें नहीं है क्या तेरी? सारा माल बर्बाद कर दे तूने। माफ करना, देखिए बाबूजी, हाथ कांप गया हमारा। क्या करें? माफी से कुछ नहीं होगा। अब इसकी भरपाई तेरी तनख्वाह से होगी, और अगली बार अगर ऐसा हुआ ना तो सीधे निकाल दूंगा बाहर। बूढ़े काका घबराकर हाथ जोड़ने लगे। बाबूजी, तनख्वाह से पैसा काट लीजिए, लेकिन नौकरी से मत निकालिए। घर में बीमार औरत है, दवा के लिए पैसों की जरूरत है। रिद्धिमा ये सब देख रही थी, उसका दिल पसीज जाता है। भैया, गलती तो इंसान से ही होती है, आप इन्हें यूं अपमानित क्यों कर रहे हैं? रिद्धिमा, तुम यहाँ? तुम इनके पक्ष में बोल रही हो? ये बूढ़ा अब काम के लायक नहीं है। काम के लायक ना हो तो भी सम्मान के लायक तो है। मेहनत कश आदमी को अपमानित करना सबसे बड़ा अन्याय है। तुम्हें कुछ नहीं पता, ये मजदूर हमारे लिए मशीन जैसे हैं। काम करो और पैसा लो, भावुकता दिखाने से बिजनेस नहीं चलता। रिद्धिमा शांत रही, पर भीतर से वो बहुत दुखी थी। अगले ही दिन रिद्धिमा ने चुपचाप उस बूढ़े काका का घर ढूंढ निकाला। एक छोटी सी झुग्गी, टूटी फूटी दीवारें, छप्पर से टपकता पानी और अंदर एक खाट पर उनकी पत्नी पड़ी थी। हड्डियां सूखी, चेहरा पीला, घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। अरे बहू जी, आप यहाँ? अरे हम गरीबों के घर क्यों आई हो आप? क्योंकि मेरा मन कह रहा था, और अब मैं समझ रही हूँ आपका दर्द कितना बड़ा है। वो अपने साथ लाई हुई थैली दे देती है। उसमें दाल, चावल, आटा, दवाइयाँ और कुछ कपड़े थे। बेटी, तू तो फरिश्ता बनकर आई है। नहीं अम्मा, मैं सिर्फ इंसानियत निभा रही हूँ। धीरे धीरे खबर पूरे मजदूर मोहल्ले में फैल जाती है कि बड़े बंगले की छोटी बहू खुद हमारे घर आई है, हमें राशन और दवा देने। हमारे मालिक तो हमें सिर्फ गालियां देते हैं, लेकिन ये बहू जी तो भगवान का रूप है। अब हमारी बहू का नाम होगा छोटी बहू रानी। अब रिद्धिमा सिर्फ बंगले के नौकरों की चहेती नहीं रही, बल्कि फैक्ट्री के मजदूरों के दिल की धड़कन भी बन गई थी। जहां भी जाती लोग उसे देखकर हाथ जोड़ लेते, आशीर्वाद देते। एक दिन फैक्ट्री के मजदूरों ने उसे घेर लिया। बहू जी, आप जैसी मालकिन हमने आज तक नहीं देखी, आप तो हमारी अपनी जैसी हैं।
अपनों के साथ खड़ा रहना ही असली रिश्तेदारी है। वाह, हमारी नई बहू तो गरीबों की रानी बन गई। अब तो लोग इसे छोटी बहू रानी कहने लगे हैं। बहू, तू क्यों अपना समय मजदूरों और नौकरों में बर्बाद करती है? तुझे अपने घर परिवार का भी तो ध्यान रखना चाहिए। रिद्धिमा, बिजनेस भावनाओं से नहीं चलता। मजदूरों को जितना काम करवाओगे उतना फायदा मिलेगा, बाकी सब ढकोसला है। पिताजी, अगर मजदूरों को इंसान समझकर उनका साथ देंगे तो फायदा भी दुगना होगा और इज्जत भी मिलेगी। सब चुप हो, किसी के पास उसका जवाब नहीं था। रिद्धिमा की पहचान अब सिर्फ एक अमीर घर की बहू तक सीमित नहीं थी, वो मजदूरों और गरीबों की आस बन गई थी। एक शाम बड़े बंगले के ड्राइंग रूम में परिवार के सारे सदस्य जमा थे। रघुनाथ मेहता हाथ में अखबार और कुछ फाइलें लिए बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे थे। सुनो सब लोग, हमारी कंपनी को अमेरिका की एक बड़ी कंपनी से जबरदस्त ऑर्डर मिला है। अगर ये ऑर्डर पूरा कर दिया तो इतना मुनाफा होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आराम से खाएंगी। वाह पापा जी, अब तो पार्टी होनी चाहिए। ये ऑर्डर हमारी मेहनत का नतीजा है, अब हमें दिन रात लगकर इसे पूरा करना होगा। भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। केवल रिद्धिमा मुस्कुरा रही थी, उसके मन में सवाल था, क्या मजदूरों को इसका फल मिलेगा या सिर्फ मालिकों की जेब भर जाएगी? फैक्ट्री में काम जोर शोर से शुरू हो गया। मजदूर पूरी ताकत से काम कर रहे थे, पर किस्मत ने अचानक करवट ली। एक रात फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग फैल गई। मशीनें, माल, तैयार सामान सब कुछ आग की लपटों में जल गया। सुबह जब ये खबर बंगले तक पहुंची तो सब पर दुख का पहाड़ टूट गया। हाय राम, इतना बड़ा नुकसान, अब क्या होगा? ये मजदूरों की लापरवाही है, अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो आग नहीं लगती। देख लेना माँ जी, ये तो बर्बादी की निशानी है। अब तो घर तक बिक जाएगा। रघुनाथ सिर पकड़कर बैठ गया। कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया है, अब माल कहां से देंगे? मुझे लगता है घर गिरवी रखना ही पड़ेगा। रिद्धिमा आगे आई। नहीं पिताजी, घर गिरवे रखने की जरूरत नहीं। हम 2 दिन के अंदर सारा माल तैयार करेंगे। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? 2 दिन में इतना बड़ा ऑर्डर तैयार करना असंभव है। असंभव कुछ नहीं होता, अगर मजदूर दिल से काम करे तो चमत्कार हो सकता है। रिद्धिमा, ये सपना है, मजदूर थके हुए हैं, अब उनमें हिम्मत कहाँ बची है? अगर उनके साथ मालिक भी काम करे तो हिम्मत दुगनी हो जाती है। रिद्धिमा सीधे फैक्ट्री पहुंची और मजदूरों को इकट्ठा किया। भाइयों, हमारी फैक्ट्री पर मुसीबत आई है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रहा तो मालिक बर्बाद हो जाएंगे, मजदूरों की नौकरी भी चली जाएगी। पर मुझे भरोसा है, अगर आप सब मेरा साथ दे तो हम ये काम पूरा कर सकते हैं। हमारी छोटी बहू रानी के लिए जान भी दे सकते हैं। हाँ, हम दिन रात काम करेंगे। छोटी बहू रानी जिंदाबाद। फैक्ट्री में गजब का नजारा। मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। 2 दिन बाद फैक्ट्री में तैयार माल ट्रक में लदा अमेरिका भेजने के लिए सब तैयार था। रघुनाथ और राजन हैरानी से देखते रह गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? साहब, अगर छोटी बहू रानी हमारे साथ ना होती ना तो ये कभी नहीं हो पाता। उस शाम घर में सब लोग बैठे थे। रघुनाथ उठकर रिद्धिमा के पास आए। बहू, आज तुमने हमें सिखाया कि असली ताकत मजदूरों में है। हमने हमेशा उन्हें नौकर समझा, पर तुमने उन्हें परिवार बना दिया। बहू, हमें माफ कर दे, हम तुझे समझ ही नहीं पाए। मैंने तो तेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज समझ आया कि तू सचमुच रानी है। रिद्धिमा, मैं तुम्हारे रास्ते को हमेशा गलत मानता था, पर अब गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। गरीबों का सम्मान करना ही अमीरी की सबसे बड़ी पहचान है। उस दिन के बाद से बंगले का माहौल बदल गया। जहां पहले गरीबों को सिर्फ नौकर समझा जाता था, अब उन्हें परिवार की तरह सम्मान दिया जाने लगा। और लोग कहते कि बड़े बंगले की बहू नहीं, वो तो गरीबों की छोटी बहुरानी है।